I am Rachit here with a new video with the question answers of chapter 19 of class 7 geography. First, tick the correct option. Exactly आप one word कह सकते हो. तो question is the Amazon has this as its western boundary. जो अमेजोन है उसकी वेस्टर्न बाउंड्री पर क्या मौजूद है, तो एंडीज माउंटेन जो है वो अमेजोन की वेस्टर्न बाउंड्री पर लोकेटेड है. द रियो नेग्रो इज द वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर. जो रियो नेग्रो है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो वो अमेजोन की ट्रिब्यूटरी है. जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो लार्जेस्ट स्नेक का घर है, तो उस स्नेक का नेम क्या है, एनाकोंडा. टाक, साल, महुआ ये सभी क्या हैं, तो ये सभी ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्रीज की स्पीसीज हैं. द रहू, काटला, हिल्सा ये सब क्या हैं, तो ये फिशेस के नेम हैं. ठीक है, फिश की जो प्रजाति होती हैं उनके नाम हैं. स्टेट द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और द फॉल्स. हमें नीचे लिखे स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स बताने हैं. तो सबसे पहला है द अमेजॉन बेसिन एक्सटेंडेड बिटवीन द ब्राजीलियन हाईलैंड एंड द गुआना हाईलैंड. जो अमेजॉन बेसिन है वो ब्राजीलियन आइलैंड और गुआना हाईलैंड के बीच में लोकेटेड है, तो ये सही है, ट्रू है. देयर आर नो इंसेक्ट फाउंड इन अमेजॉन फॉरेस्ट. अमेजॉन में कोई भी इंसेक्ट नहीं पाए जाते हैं, तो ये फॉल्स है. आप सभी जानते हो जंगल है और इंसेक्ट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता. इसके बाद है द रिवर गंगा ओरिजिनेट इन द गंगोत्री ग्लेशियर. जो गंगा रिवर है वो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, तो ट्रू है, ये हिमालय पे पाया जाता है. एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर को फॉलो किया जाता है, तो ये फॉल्स है. यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर को फॉलो किया जाता है. ही डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, द डेंसिटी ऑफ द, यहाँ पे टी गायब है, द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज अमॉन्ग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, लोग रहते हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो ये ट्रू है. यहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पास पास में घर बने हुए हैं. ठीक है. आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंसेस. हमें वन सेंटेंस में आंसर देना है. तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रीडोमिनेंट नेचुरल द वेजिटेशन फाउंड इन द बेसिन, अमेजॉन बेसिन. हमें प्रीडोमिनेंट नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताना है जो अमेजॉन बेसिन में पाया जाता है. ठीक है. तो द प्रीडोमिनेंट नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द सेल्वा. यहाँ पर जो प्लांट पाए जाते हैं उन्हें ट्रॉपिकल रेन, यहाँ पर जो जंगल पाया जाता है उसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ सेल्वा कहा जाता है. व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज आर रिसाइडिंग द अमेजॉन. अमेजॉन रीजन में रहने वाले लोग किस तरीके के घर बनाते हैं, तो अमेजॉन के जो लोग हैं, अमेजोनीज हैं, वो अक्सर नदियों के पास में रहते हैं, नदियों के पास अपने घर बनाते हैं. इसलिए वो या तो फ्लोटिंग हाउसेस बनाते हैं या ह्यूज लॉग्स के थ्रू घर बनाते हैं. मतलब पहले पिलर्स बनाते हैं फिर उसके ऊपर घर तैयार करते हैं. ठीक है. या हायर जगह ढूंढते हैं, माउंटेन्स टाइप की जगह ढूंढते हैं जहाँ पर वो अपना परमानेंट घर वुडन स्ट्रक्चर के थ्रू बनाते हैं. बाय वॉट नेम द ब्रह्मपुत्र नोन इन तिब्बत. तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जाना जाता है, तो शांगपो नाम से इसे तिब्बत में जाना जाता है. सी टी साइलेंट है. व्हाट इज द सुंदरबन नेशनल पार्क. सुंदरबन नेशनल पार्क क्या है, तो सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो लार्जेस्ट रिजर्व है बंगाल टाइगर का. ठीक है. इस पार्क में बंगाल टाइगर को रिजर्व करके रखा गया है, उनकी सेफ्टी प्रिकॉशंस रखे गए हैं, जो कि सबसे बड़ा है. एंड मंग्रूव फॉरेस्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंग्रूव फॉरेस्ट है, जिसको यूनेस्को ने हेरिटेज साइट में शामिल किया है. What problem of the urban development are faced by the people living in the गंगा ब्रह्मपुत्र वैली. जो अर्बन डेवलपमेंट है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है गंगा ब्रह्मपुत्र वैली में रहने वाले लोग झेलते हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. तो आपको वो प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है. तो गंगा अर्बन डेवलपमेंट इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स सच एज द रिवर पॉल्यूशन, स्लम्स, वाटर शॉर्टेज, पावर सप्लाई शॉर्टेज, overburdened transport system, crowded cities, very crowded cities, shortage of the water, houses and employment. ठीक है. यहाँ पर जो लोग हैं, अब इतने सारे लोग जब शहरों में आकर रहने लगेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. पहले तो लोगों के लिए रहने के लिए घर की जगह नहीं मिलती, ज़मीन कम मिलती है, तो स्लम्स एरिया जो है वो डेवलप होते हैं, पॉल्यूशन बढ़ता है, नदियों में पॉल्यूशन बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और सड़कों पर ओवर क्राउडिंग बढ़ती है, जैसे बहुत बड़े बड़े ट्रैफिक्स वगैरह भी लग जाते हैं. आपने मुंबई दिल्ली के ट्रैफिक्स के बारे में तो सभी ने सुना होगा. कई बार सुबह से शाम हो जाती है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते पहुंचते. डिस्क्राइब द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द अमेजॉन बेसिन. अमेजॉन बेसिन की क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में बताना है. तो यहाँ का क्लाइमेट हॉट और वेट रहता है, मतलब गर्म है और नम है. यहाँ पर नमी रहती है क्योंकि ऑब्वियस सी बात, इतनी बड़ी नदी वहाँ पर बह रही है. द एवरेज टेम्परेचर वॉज रेंज 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस एंड रेन
इज़ द 250 सेंटीमीटर और लगभग डेली ही रेन होती है। यहाँ पर टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। साथ में यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा होती है, 250 सेंटीमीटर बारिश होती है। और ये भी कह सकते हो लगभग हर दिन ही बारिश होती है, ठीक है, किसी ना किसी समय बारिश हो जाती है। अक्सर ये बारिश कन्वेक्शनल रेन होती है जो कि आफ्टरनून में ही होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द कमर्शियल वैल्यू ऑफ द ट्रीज फाउंड इन द अमेजॉन बेसिन? अमेजॉन बेसिन में पाए जाने वाले ट्रीज की कमर्शियल वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे कई सारे हार्डवुड वगैरह पाए जाते हैं, जैसे महोगनी, रबर, रिबोनी, ऐसी कई सारे जो वुड्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन और फर्नीचर में ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा चिंचोना ट्री पाया जाता है, जो कि मलेरिया को भी केयर कर सकता है, मतलब मलेरिया को क्योर करने वाली मेडिसिन बनाने में इस ट्री का यूज़ किया जाता है। कौन सा? चिंचोना ट्री। इसके बाद है वाई इज़ द अमेजोनी रिवर कॉल्ड द किंग ऑफ वाटर? जो अमेजोन रिवर है उसको किंग ऑफ वाटर क्यों कहा जाता है? तो द अमेजोन रिवर इज कॉल्ड द किंग ऑफ वाटर बिकॉज इट इज मोस्ट largest river in the terms of the volume and water it carries. It also second river in the length. ठीक है, यहाँ पर जो वर्ल्ड रिवर है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर, ऐसी रिवर है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है, मतलब फर्स्ट नंबर है पानी के मामले में और सेकंड नंबर है उसकी लेंथ के मामले में, ठीक है। इसलिए इसको वाटर ऑफ किंग ऑफ वाटर कहा जाता है, ठीक है। वॉट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द रेनफॉल इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन? ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो रिवर है उसके क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव इफेक्ट हैं, ठीक है, रेनफॉल के। तो जो रेनफॉल है वो गंगा ब्रह्मपुत्र वैली में होती है, उसकी वजह से हैवी रेनफॉल होती है, जिससे एक परमानेंट सप्लाई जो है वो पानी की मिलती रहती है, जो क्रॉप के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव इफेक्ट है वो है कि कई बार इसमें फ्लड आ जाता है, ठीक है, मानसून के मौसम में फ्लड आ जाता है, जिससे बहुत सारी तबाही जो है हो जाती है। हाउ हैव द इंडस्ट्रियल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द मिलियंस ऑफ द पीपल इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन? जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में मिलियंस पीपल को जॉब कैसे प्रोवाइड करती हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मिलियन ऑन द दीज कंसर्ट, मतलब वहाँ पर वो लोग कई मिलियन लोगों को जॉब प्रोवाइड करती हैं इस तरीके से। पहला, बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोड्यूस सेवरल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव ऑल्सो डेवलप इन द रीजन सच एज द टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल। पहला तो यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो वहाँ से कई सारी चीज़ें जैसे शुगर, एडिबल ऑयल, टेक्सटाइल, ये सारी कंपनियाँ जो है वो मटेरियल खरीदते हैं, जिससे लोगों को जॉब मिलती है और कंपनी में काम करने के लिए वर्कर भी तो वहीं से मिलते हैं। इसके अलावा कॉटेज एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आल्सो डेवलप इन द रूरल एरिया। इसके अलावा रूरल एरियाज़ में भी छोटी छोटी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी डेवलप की जाती हैं। ऑटोमोबाइल, इंजीनियर, केमिकल, फर्टिलाइजर, ऐसी कई सारी यूनिट्स यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाती हैं, जो कि कई मिलियन लोगों को क्या करती हैं, जॉब प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इसके बाद है डिस्क्राइब द वेराइटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ अवेलेबल इन द अमेजॉन बेसिन। अमेजॉन बेसिन में पाई जाने वाली हमें वाइल्ड लाइफ के बारे में बताना है, ठीक है। तो देखो द डेंस एवरग्रीन अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हैव द होम ऑफ द वेराइटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर कई सारे टाइप के जो जानवर हैं वो पाए जाते हैं। अब ये आंसर नॉर्मल सी बात बोलूँ तो ये आपके लिए बहुत आसान आंसर है, सिंपल सी बात है। आपको जानवरों के नेम याद करने हैं, एनिमल्स के नेम याद करने हैं, फिशेस के नेम याद करने हैं, इंसेक्ट्स के नेम याद करने हैं, और नॉर्मल ये एनिमल्स भी ऐसे हैं जो नॉर्मली सब जगह पाए जाते हैं, और आप चाहें तो अपने मन से भी लिख सकते हैं, कुछ के नाम मैंने दिए हैं। इसके अलावा आप कई सारे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे पूमा, जैगुआर, एंटीलोप्स, आर्माडिलोस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, स्नेक इंक्लूडिंग द अनाकोंडा, सबसे बड़ा स्नेक यहाँ पाया जाता है, आर्न्स, बीटल, ये सभी जगह पाए जाते हैं। इसके अलावा साइमन, टर्टल, डॉल्फिन, ये ऐसी फिशेज हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। साथ में यहाँ पर फ्लैश ईटिंग फिश, फिराना भी पाई जाती है, मतलब जो कि मांस खाती है, ठीक है, आपने भी नाम सुना होगा फिराना का, मूवीज़ में देखा भी होगा, ठीक है। इसके बाद एक कलरफुल बर्ड लाइक द हमिंग बर्ड एंड टाइकोन एंड द पैरट। इसके अलावा हमिंग बर्ड जैसी कई सारी बर्ड्स भी, कलरफुल बर्ड्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। सिर्फ जानवर ही नहीं पाए जाते बल्कि कई सारी बर्ड्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं। द ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस बाय द अमेजॉन बेसिन आर, जो ऑक्यूपेशंस हैं हमें उसके बारे में बतानी है। तो जो ट्राइब हैं वो यहाँ पर सेटल्ड होती हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन का यूज़ करती हैं एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को फॉलो करती हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक जगह पर वो फसल उगाती हैं, जब तक उसकी प्रोडक्टिविटी वहाँ पर बनी रहती है वो फसल उगाते रहते हैं। जब वहाँ की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है तो उस जगह से जाकर दूसरी जगह पर फसल उगाने लगते हैं। इसके अलावा स्लैश एंड बर्न, वो जंगलों को, कुछ एरिया को काटते हैं, उसको जला देते हैं और बाद में उस पर फसल उगाते हैं।
ये दो तरीके के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मेथड्स हैं उनका फॉलो यहाँ पर किया जाता है। कुछ फार्मर जो है कैटल वगैरह को पालते हैं जिससे मिल्क और मीट मिलता है। इसके अलावा सर्टेन ट्राइब्स आर इंगेज इन द टैपिंग रबर फ्रॉम द वाइल्ड ट्रीज। इसके अलावा वाइल्ड ट्रीज से रबर वगैरह को भी निकाला जाता है जिसको बेचकर काम किया जाता है। साथ में यहाँ पर माइनिंग भी की जाती है। माइनिंग मतलब होता है ज़मीन में केव्स बनाकर वहाँ से आयरन ओर और कई सारे मिनरल्स को निकालना माइनिंग कहलाती है। तो जिसमें कॉपर, गोल्ड, बॉक्साइट, मैग्नीज ऐसी कई सारी माइंस यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे मिनरल्स निकाले जाते हैं। The interior of the forest is inhabited by the tribal people who practice hunting, gathering and fishing as their primary occupation. इसके अलावा जो जंगल का इंटीरियर पार्ट है वहाँ पर कई सारे पीपल हैं जो कि हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग जैसे काम। क्वेश्चन है, हाउ हैव द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बीन फॉर्म्ड? व्हाट इज द एक्सटेंस ऑफ दीज प्लेन? जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो कैसे बने और इनका एक्सटेंस क्या है? तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर में फॉलो बने हैं। ठीक है, उन्हें हजारों साल लगे हैं, 1000 ईयर लगे हैं बनने में। जो गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरी के द्वारा लाए गए मलबे से बने हैं। ठीक है, जो सेडिमेंट वो लेकर आते हैं उनके द्वारा इसको बना, ये सारे जो प्लेन्स हैं वो बने हैं। ये जो प्लेन्स हैं वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ऐसी कई सारी जगहों पर फैले हुए हैं। ठीक है, इवन कुछ पार्ट ऑफ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तिब्बत, चाइना, इन सभी के कुछ कुछ हिस्सों में भी फैले हुए हैं। द बेसिन is bounded by the Himalaya in the north, Peninsular Plateau in the south and the पूर्वांचल in the east। ये जो प्लेन्स हैं वो हिमालय, इसके नॉर्थ में हिमालय है, पेनिनसुलर प्लेट्यू साउथ में है और पूर्वांचल हिल्स जो हैं वो ईस्ट में बिलोंग करती हैं। द बेसिन इमर्ज विद द इंडस प्लेन इन द वेस्ट। फोर्थ क्वेश्चन है कि यहाँ पर कौन से फैक्टर्स हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट जगह बनाते हैं? तो इतने सारे फैक्टर लिखे हैं, टोटल यहाँ पर मैंने 6 फैक्टर्स लिखे हैं जिनमें से आप कोई भी 4 लर्न कर सकते हैं। 4 आपके एग्जामिनेशंस के लिए इनफ होंगे। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हॉट, ड्राई एंड कूल। हॉट जो समर्स हैं वो हॉट होती हैं और विंटर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है, ठंड भी होती है और गर्मी भी होती है। नॉर्मली 2 सीज़न यहाँ पर पाए जाते हैं जिससे दोनों सीज़न में अलग अलग टाइप की फसलें उगाई जा सकती हैं। इसके अलावा साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा यहाँ पर 200 सेंटीमीटर पानी की बारिश होती है। रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर तक होती है जो कि रेगुलर सप्लाई में हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा एक फर्टाइल एलुवियम डेट प्लेन्स एंड डिटेक्ट क्लाइमेट सपोर्ट द कल्टिवेशन ऑफ द राइस, जूट, वीट, मेज, मिलेट्स, शुगर केन, टी एंड एट्सेट्रा। यहाँ का जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है जिसलिए कई सारी तरीके की जो कल्टीवेशन है यहाँ पर फॉलो किए जा सकते हैं जिनके नाम आपको दिए गए हैं। इसके बाद जब रेनफॉल यहाँ पर इनसफिशियंट होती है तो वो लोग क्या करते हैं, इरिगेशन सिस्टम, जो वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम्स हैं उनका यूज़ करते हैं। मीन्स वो नदियों से कई सारी कैनल्स वगैरह बनाते हैं, कुएँ वगैरह खोदते हैं जिससे कि पानी की जो सप्लाई है वो पूरी की जा सकती है। जब बारिश नहीं होती, इनसफिशियंट अगर हुई कभी, तो इस तरीके से पानी की पूर्ति कर दी जाती है। यहाँ पर इंटेंसिव और बूथ, यहाँ पर इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर है वो फॉलो की जाती है। यहाँ ऑर्गेनिक एंड द केमिकल दोनों प्रकार के फर्टिलाइजर्स को मिलाकर के खेती की जाती है जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे और ज़्यादा मात्रा में खेती की जा सके। मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन ऐसी कई सारी तरीकों का यूज़ किया जाता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग अक्सर 2 टाइप की फसलों को एक साथ उगाया जाता है जिससे कि उनका जो बेनिफिट है या फिर कह सकते हैं उनका जो मुनाफा है वो बढ़ सके। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं, सीजन वाइज कुछ पार्ट ऑफ क्रॉप बदल देते हैं, क्रॉप को चेंज कर देते हैं जिससे कि जो फील्ड है उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। ठीक है, सेम इंटर क्रॉपिंग होता है, इसमें मैक्सिमम 2 टाइप की फसलें एक साथ उगाई जाती हैं और अगले रोटेशन में दोनों को इंटरचेंज कर दिया, 2 फसलों को एक के बगल में एक उगाया जाता है। अक्सर ये ऐसी फसलें होती हैं जिनके दाने ईजिली अलग अलग किए जा सकें जिससे कि वो आपस में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, इसके बाद है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द अर्बनाइजेशन एज द डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। हाउ इज अर्बनाइजेशन हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट रीजन। हमें बताना है कि जो अर्बनाइजेशन है वो यहाँ पर किस तरीके से डेवलप हो रहा है, साथ में इसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है, क्या बुरा इफेक्ट है। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन है वो डेवलप्ड हुआ है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर वगैरह यहाँ पे की जाती है, फिशिंग, फार्मिंग और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इजी लिखी है मैंने आंसर की, इजीली आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो यहाँ पर कई सारी एग्रो बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को स्टेबलाइज किया गया है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनमें
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इंटर स्पेरिंग द एग्रीकल्चर लैंड है, न्यूमरस टाउन सिटीज़ अकम्पनीड बाय द रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, ऐसी कई सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप की गई हैं। यहाँ की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अब इसके बाद आपका आता है पहले वाला आंसर जो हमने पहले समझा था। क्या समझा था कि अर्बनाइजेशन की वजह से यहाँ पर इन्वायरमेंट को फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों तरीके से क्या करना पड़ता है, सहना पड़ता है। ह्यूमन जो है वो नदियों को पॉल्यूटेड कर देते हैं, ठीक है। नदियाँ पॉल्यूटेड होती हैं, सिटीज़ ओवर क्राउडेड होती हैं, पॉल्यूशन एयर में भी मिल जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा कंपनीज़ के द्वारा निकला हुआ जो वेस्ट मटेरियल है वो भी सी रिवर्स में जाता है, जो कि यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में पहुँच जाता है, ठीक है। इसमें दोनों की में जो रैपिड अर्बनाइजेशन है खास तौर पर ये चीज़ ये क्या करती है, इस बैलेंस को बिगाड़ती है, ह्यूमंस के और इन्वायरमेंट के बैलेंस को बिगाड़ती है, जो कि आगे जाकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इसके साथ हमारी ये वीडियो जो है वो एंड होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप लोग नीचे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको कोई डाउट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर।